हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एसआई की एग्ज़ाम हो, पटवारी की हो, या फिर इसके अलावा और जो पीएससी की एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद, और इसके प्रयोगवाद से पहले मैंने आपको प्रगतिवाद के बारे में पढ़ाया था। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। प्रयोगवाद, अब जो प्रयोगवाद है तो प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हो जाती है? ठीक है, प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कि इसका समय 1943 ईस्वी से शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका समय कहाँ तक है तो ये विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इसका स्पष्ट समाप्ति का वर्ष दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 1943 से शुरू हुआ। अब इसका अर्थ क्या होता है? जो प्रयोगवाद होता है तो इसको प्रयोगवाद नाम क्यों दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपको जानना होगा। देखिए यहाँ पर, तो प्रयोगवाद, देखो इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रयोग, ठीक है, और फिर ये वाद, ये दो से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? ये शब्द प्रयोग धन वाद, इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि प्रयोग का मतलब क्या हो जाता है? अनुभव। प्रयोग का मतलब क्या हो जाता है? अनुभव। और वाद का मतलब क्या होता है उसका? फिर बाद में वर्णन करना। तो प्रयोगों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर जो वर्णन किया जाता है, जो कविताएं लिखी जाती हैं, उसको हम प्रयोगवाद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना होगा कि अनुभव के आधार पर, अनुभव या प्रयोग के आधार पर, अनुभव के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो कविताएं या रचनाएं, कविताएं या रचनाएं लिखी जाती हैं, रचनाएं लिखी जाती हैं, तो उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब प्रयोग के आधार पर या अनुभव के आधार पर कोई भी रचना लिखी जाती है, कोई भी कविता लिखी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे कि जो प्रयोगवाद है इसके प्रवर्तक कौन है। तो देखिए इसका प्रवर्तक कौन है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो प्रवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा? किसको शुरू किसने किया था। ठीक है, तो इसको शुरू करने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या नाम है उनका? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनका नाम होता है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता अज्ञेय। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इनको अज्ञेय कहते हैं। तो अज्ञेय इनकी उपाधि है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन न देते हुए सीधे सीधे ये दे दिया जाता है अज्ञेय। तो प्रयोगवाद को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अज्ञेय जी को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये इसकी शुरुआत कब से होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब से हमारे भारत में ये तार सप्तक की शुरुआत हुई थी 1943 से, और उसी समय हम देखते हैं कि इन्होंने एक रचना लिखी थी। किसने? अज्ञेय जी ने। तो इनकी एक पत्रिका छपी थी जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी पत्रिका का नाम था प्रतीक। क्या नाम था इसका? प्रतीक। तो इस प्रतीक से इस प्रयोगवाद की शुरुआत होती है हमारे भारत में। ठीक है, और इसी समय हम देखते हैं कि 1943 में तार सप्तक की शुरुआत भी हो चुकी थी। तार सप्तक, ठीक है, तो तार सप्तक की शुरुआत होती है कब? 1943 में। अब यहाँ पर ये तार सप्तक जो शब्द आया है, ये नया शब्द शायद आपको सुनने में लग रहा होगा कि तार सप्तक का अर्थ क्या हो जाता है। तो तार सप्तक का मतलब सीधा सा हो जाता है कि जब 7 कवियों के द्वारा जब रचनाएं लिखी जाती है, कविताएं लिखी जाती हैं, और इन 7 कवियों की कविताओं का जब एक साथ संकलन कर इन्हें प्रकाशित किया जाता है, तो उसे कहते हैं तार सप्तक। ऐसा तार सप्तक का प्रकाशन पहली बार कब होता है? तो 1943 में होता है, 1943 में होता है। और इस तार सप्तक में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे हम अज्ञेय जी भी कहते हैं। ठीक है, और इस तार सप्तक में
7 कवि होते हैं, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसमें प्रमुख रहते हैं। फिर गिरिजा कुमार माथुर का नाम आता है, फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी फिर इसमें ऐसे 7 लोग रहते हैं, उन 7 लोगों को मिलाकर कहते हैं तार सप्तक के कवि, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने लायक हैं वो ये है कि बताइए तार सप्तक की शुरुआत हमारे भारत में कब होती है। तो पहली बार 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहीं से हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये प्रयोगवाद की शुरुआत भी मानी गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अज्ञेय। और अगर पूछे कि किस सप्तक से इसकी शुरुआत हुई थी, तो जो पहला तार सप्तक था कब 1943 में प्रकाशित हुआ था, तब से इसकी शुरुआत मानी गई है। तो ऐसे कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं अब तक? तो अब तक चार तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये 1943 में पहला प्रकाशित हुआ, और दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, और जो चौथा तार सप्तक प्रकाशित होता है तो वह 1979 में प्रकाशित होता है। ऐसे 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो प्रयोगवाद होता है, तो प्रयोगवाद की विशेषता क्या होती है। आगे देखिए इसमें जो प्रयोगवाद है इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो इस प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं ये इसमें देखिए। तो सबसे पहली विशेषता जो आपको ध्यान रखना होगा, तो पहली विशेषता यह है कि इसमें अभिव्यक्ति और यथार्थ पर आधारित वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें अनुभव, ठीक है, इसमें ध्यान रखना होगा आपको, अनुभव और यथार्थ पर आधारित इसमें वर्णन किए जाते हैं। इसमें वर्णन कैसे किया जाएगा? तो इसमें अनुभव और यथार्थ पर आधारित इसमें संश्लेषण या वर्णन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पहली विशेषता हो जाती है। मतलब क्या होगा कि अब जो भी कविताएं लिखी जाएगी, अब जो भी रचनाएं लिखी जाएगी, ये अनुभव के आधार पर लिखी जाएगी। पहले कोई भी कवि या जो भी रचनाकार है वह कोई ना कोई प्रयोग करेगा या किसी न किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है, उसके बाद फिर ये रचनाएं लिखेंगे, ये कविताएं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा इसमें देखिए, तो दूसरी विशेषता हो जाती है व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। फिर इसके बाद में तीसरी विशेषता इसकी क्या हो जाती है? तो तीसरी विशेषता हो जाती है इसमें भाषागत शैली को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें जो भी जिसकी भाषा होगी उस शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में इसकी चौथी विशेषता क्या हो जाती है? तो इसमें आ जाता है निरंतर प्रयोगशीलता। निरंतर प्रयोगशीलता, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो निरंतर प्रयोगशीलता का मतलब है कि लगातार इसमें प्रयोग करते रहते हैं। तो जो भी कवि होगा, जो भी रचनाकार होगा, ये लगातार नए नए प्रयोग करता रहता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगले ही इसकी विशेषता हो जाती है कि नई राहों की खोज। नई राहों की खोज, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नई राहों की खोज इसमें होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर और भी इसकी कई विशेषताएं हो जाती है, लेकिन जो मुख्य विशेषता है ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में इसी में आ जाता है जोखिम और साहस की भी आवश्यकता होती है। जोखिम और साहस, ठीक है, तो जोखिम और साहस, तो कोई भी अगर आप प्रयोग करोगे, कोई भी अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो, अनुभव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जोखिम की आवश्यकता है। इसके बाद में साहस की भी आवश्यकता है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं होती है किसकी? इस प्रयोगवाद की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रयोगवाद की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कुछ विद्वानों के नाम और उनकी रचनाएं। तो देखिए इसमें कुछ रचनाकार के नाम आते हैं। इसमें कुछ रचनाकार के नाम, रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें, तो पहले रचनाकार का नाम इसमें आ जाता है जिन्होंने इस प्रयोगवाद की शुरुआत की है या प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। उनका नाम आपको ध्यान रखना है अज्ञेय। ठीक है,
तो इनका उपनाम है अज्ञेय और पूरा नाम क्या होता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनका पूरा नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें इनकी पहली रचना आ जाती है जैसे चिंता, ठीक है, जैसे चिंता, तो ये इनकी प्रमुख रचना होती है जो आपसे एग्जाम में भी कभी कभी पूछी जाती है फ्रेंड, ठीक है, और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है। और फिर इसके बाद में अगली रचना आ जाती है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, अगली इनकी रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय जी की, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे चिंता को तो पूछा गया है और इसको भी पूछा जा सकता है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अज्ञेय बताइए ये किस काल के, किस युग के कवि हैं या रचनाकार हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा प्रयोगवाद के। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी रचना का नाम क्या है, तो ये रचनाएं आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला नाम आ जाता है, देखिए इसमें गिरिजा कुमार माथुर का, अगला नाम आता है गिरिजा कुमार माथुर। तो जो गिरिजा कुमार माथुर हैं, इनकी एक प्रसिद्ध रचना आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी प्रसिद्ध रचना में है नाम मशीन का पुर्जा, मशीन का पुर्जा, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड, याद रखना एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि बताइए मशीन की पुर्जा ये किसकी रचना है, तो ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। फिर इसके बाद में अगले विद्वान का नाम देखिए इसमें, या अगले रचनाकार का नाम देखिए, तो अगले रचनाकार का नाम आता है गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव, गजानंद माधव, तो मुक्तिबोध इनको उपाधि दी गई थी, जबकि नाम तो इनका क्या है, गजानंद माधव। तो जो गजानंद माधव है तो इनका नाम है और मुक्तिबोध इनकी उपाधि है, जो आपको ध्यान रखना होगा। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाती है, तो इनकी रचना देखिए यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी जो प्रमुख रचना है यह है चांद का मुंह टेढ़ा, और ये आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चांद का मुंह टेढ़ा यह किसकी रचना है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। फिर इसके बाद में भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा और आगामी परीक्षाओं में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें अगले रचनाकार का नाम आता है जैसे धर्मवीर भारती, अगले रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती की रचना का नाम होता है, जो आपको ध्यान रखना होगा, अंधा युग, क्या है, अंधा युग। और इसके बाद फिर ठंडा लोहा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए और उनकी रचनाओं का नाम जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे भारत भूषण अग्रवाल, अगले रचनाकार का नाम आता है भारत भूषण अग्रवाल। तो जो भारत भूषण अग्रवाल हैं, इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है कागज के फूल, कागज के फूल, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इनकी रचना का नाम है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत भूषण अग्रवाल की रचना का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कागज के फूल। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि कागज के फूल किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना होगा भारत भूषण अग्रवाल की। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत भूषण अग्रवाल ये किस काल के कवि हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ये अपने प्रयोगवाद के हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगले आ जाते रघुवीर सहाय, अगले रचनाकार का नाम आता है रघुवीर सहाय, ठीक है। तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है आत्महत्या के विरुद्ध, इनकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इनकी रचनाएं फ्रेंड जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं या लेखक हैं और उनकी रचनाएं या कविताएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है।
अब इसके बाद में इसमें कुछ जो कवि हैं जिसमें नक्केनवादी कवि का नाम आता है, नक्केनवादी कवि। अब नक्केनवादी कवि क्या होते हैं, तो इसमें देखिए जो नक्केनवादी कवि कौन कौन होते हैं, नक्केनवादी कवि, ठीक है। तो नक्केनवादी कवि का मतलब हो जाता है कि इसमें जो शुरू के 3 अक्षर हैं, ये न, क और ये न, तो इसमें तीनों के नाम से अलग अलग, तीनों जो अक्षर हैं तो तीनों अक्षर के अलग अलग नाम बनाए गए हैं, ठीक है। तो न से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नरेश, ठीक है, नरेश, सॉरी नलिन, इसका नाम आएगा पहले नलिन बिलोचन शर्मा, ये इनका नाम होता है, नलिन बिलोचन शर्मा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो एक के है, इस के का मतलब होता है केसरी कुमार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, केसरी कुमार। और फिर जो आखिरी में ना बच रहा है, इस ना का मतलब हो जाता है नरेश कुमार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है नरेश कुमार, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें जो 3 कवि हैं, इन 3 कवि को नक्केनवादी कवि कहा जाता है, आ रहा समझ में। और इनके द्वारा जो कविताएं लिखी जाती हैं तो उसको प्रपद्य कहते हैं, और फिर इनको नक्केनवादी की जगह प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि नक्केनवादी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, ये नलिन बिलोचन शर्मा, फिर केसरी कुमार और ये नरेश कुमार, ठीक है। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रपद्य कहते हैं, प्रपद्य। और इसी कारण से फिर इन नक्केनवादियों को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती है उसको प्रपद्य कहते हैं, और इसी कारण से फिर नक्केनवादियों को प्रपद्यवाद भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नक्केनवादी का मतलब क्या हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रपद्यवाद क्या है, तो इनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी जाती है तो उसको प्रपद्य कहते हैं, और ऐसी इनकी विधाओं को, मतलब इन तीनों को मिलाकर इनको प्रपद्यवाद भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं उनको प्रपद्य कहते हैं, और इनकी इस अवधारणा को या इनके इस नक्केनवादियों का दूसरा नाम क्या हो जाता है, फिर प्रपद्यवाद भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रयोगवाद का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक शुरू हो जाता है नई कविता, ठीक है। तो देखिए इसमें अगला टॉपिक शुरू हो जाता है नई कविता। और जो नई कविता होती है तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी से शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि निरंतर है या वर्तमान में अभी तक चल रही है। इसका कितना टाइम है, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इसका शुरुआत का जो समय है वह टाइम फिक्स है, ठीक है। तो 1951 से इसकी शुरुआत हो जाती है नई कविता की। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एक प्रवर्तक का नाम ध्यान रखना है आपको, किसके प्रवर्तक कौन है। तो जैसे उधर हमने देखा था कि जो प्रयोगवाद था, और प्रयोगवाद के एक समर्थक का नाम आपको बताया था हमने, अज्ञेय जी को, तो ऐसे ठीक यहाँ पर इसके प्रवर्तक का नाम आपको ध्यान रखना है जगदीश प्रसाद गुप्त। कौन है, जगदीश प्रसाद गुप्त, ये इसके प्रवर्तक हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। और इन्होंने एक रचना लिखी थी, एक पत्रिका लिखते हैं, और इनकी इस पत्रिका का नाम क्या होता है, तो इनकी पत्रिका का नाम ही था नई कविता। इनकी पत्रिका का नाम ही क्या था, नई कविता। और इसी नई कविता से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये 1951 की बात है, और 1951 में ही 1951 में ही दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो जो दूसरा तार सप्तक होता है, दूसरा तार सप्तक, अब फिर यहाँ पर यह तार सप्तक आ गया है, तो तार सप्तक का मतलब क्या हो जाएगा कि उस समय हम देखते हैं कि 1951 में, ठीक है, 1951 में 7 कवियों ने मिलकर कविताएं लिखी, और उन 7 कविताओं का संकलन किया गया, और एक साथ में इन 7 कविताओं का प्रकाशन किया गया। तो इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही तार सप्तक कहते हैं। तो ऐसा 7 कविताओं का प्रकाशन दूसरी बार हुआ था कब, 1951 में, इसलिए इसे
दूसरा तार सप्तक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसी दूसरे तार सप्तक से इसकी शुरुआत हो जाती है नई कविता की, जिसके प्रवर्तक कौन है? ये जगदीश प्रसाद गुप्त है। और इनकी रचना का नाम क्या है? पत्रिका का नाम क्या था? नई कविता। इस नई कविता से ही इसकी नई कविता की शुरुआत हो गई, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है और किस पत्रिका से इसकी शुरुआत हुई, या फिर यूं पूछ सकता है एग्जाम में कि किस तार सप्तक से इस नई कविता की शुरुआत होती है, तो दूसरे तार सप्तक से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी शुरुआत और दूसरे तार सप्तक के बारे में हमने आपको बताया है। अब इसके बाद में इसमें विशेषताएं क्या होती है? जो नई कविता होती है तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो कौन कौन से विशेषताएं इसकी? तो सबसे पहली विशेषता इसकी हो जाती है अस्तित्ववाद। ठीक है, पहली विशेषता हो जाती है अस्तित्ववाद। दूसरी विशेषता हो जाती है आधुनिकता या आधुनिकवाद या आधुनिकता। इसके बाद फिर इसकी तीसरी विशेषता हो जाती है काव्य भाषा। काव्य भाषा या इसी को हम फिर बातचीत की भाषा भी कह देते हैं, बातचीत की भाषा। फिर इसके बाद में अगला हो जाता है इसमें चौथा इसकी विशेषता कि कविताएं। तो जो कविताएं होंगी तो कुछ कविताएं ऐसी होगी जो लंबी होगी और कुछ कविताएं छोटी होगी। कुछ कविताएं छोटी होगी और कुछ कविताएं लंबी होगी। छोटी और लंबी कविताएं, छोटी और लंबी कविताएं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि कुछ कविताएं ऐसी होगी छोटी छोटी रहती है और कुछ कवियों के द्वारा लंबी लंबी कविताएं लिखी जाती है। और ये जो कविताएं लिखी जाती हैं तो ये किस छंद में लिखी जाती हैं? तो ये सभी कविताएं ये मुक्तक छंद में लिखी जाती है। अब मुक्तक छंद का मतलब क्या होगा? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुक्तक छंद का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इनका सब काम एक एक से अर्थ समझते हैं कि जैसे यहाँ पर इसमें कहा गया कि इसकी जो विशेषता है वो है पहली विशेषता अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का मतलब ये है कि संसार में, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसके पीछे खुद कारक होता है, या जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उसका कारण वह खुद होता है। इसको कहते हैं अस्तित्ववाद। तो इस अस्तित्ववाद से संबंधित रचनाएं इसमें की जाने लगी। आधुनिकतावाद, तो आज अपन देखते हैं कि आधुनिकता का जमाना है, पूंजीवाद का बोलबाला है। तो इस समय अपन देखते हैं कि पूंजीवाद का बोलबाला ये समय हो गया था और उस पर आधारित फिर रचनाएं लिखी जाने लगी थी। फिर आज अपन देखते हैं कि हर क्षेत्र में इनोवेशन हो रहा है, हर क्षेत्र में नए नए तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस पर आधुनिकता पर आधारित यहाँ पर रचनाएं लिखी जाने लगी। तो समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ साथ अपन देखते हैं कि हर क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में अपन देखते हैं कि विकास हो रहा है आज के ज़माने में। तो विकास किस कारण से संभव हो पा रहा है? ये सब मशीनीकरण का। ठीक है, तो जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यही क्या है? आधुनिकता है। इसके बाद फिर काव्य की भाषा। तो काव्य की भाषा अपन देखते हैं कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, बातचीत की भाषा होती है, वही फिर काव्य की भाषा बन जाती है। फिर इसके बाद में कविताएं किस प्रकार की लिखी जाती है? तो कुछ कविताएं छोटी होती है और कुछ कविताएं लंबी लंबी होती है। फिर इसके बाद में अगला है मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाएगा इन कविताओं में। मतलब ये हो जाता है कि इस काल में जो कविताएं लिखी जाएगी तो इसमें हम देखेंगे कि मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है या मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आजकल के जितने भी कवि हैं, ये ज़्यादातर सब जितने भी कवि हैं, सभी कवि लगभग मुक्तक छंद में कविताएं लिखते हैं। और मुक्तक छंद का अर्थ होता है कि इसमें वार्णिक छंद और मात्रिक छंद के नियमों का पालन नहीं होता। अर्थात कि न तो वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है और न ही मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है, न ही तुक का ध्यान रखते हैं, अर्थ समझ में, और न ही यति गति तुक किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए अपन देखते हैं कि इसको मुक्तक छंद कहते हैं। अगर मात्रिक छंद में रचना लिखेंगे तो तुक का ध्यान रखना पड़ेगा, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसलिए आजकल के कवि क्या होते हैं कि सब मुक्तक छंद में रचनाएं लिखते हैं और इसमें मात्रिक छंद और वार्णिक छंद के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नई कविता की विशेषताएं मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे देखिए कि इससे संबंधित कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये देखिए इसमें आगे। तो देखिए यहाँ पर पहले रचनाकार और फिर उसके बाद में इनकी रचनाओं के नाम। ठीक है, रचनाकार और इन रचनाकार की रचनाएं। तो जो नई कविता है तो इससे संबंधित कुछ रचनाकार है और उनकी रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें शमशेर बहादुर सिंह जो रचनाकार हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं इनकी रचना का नाम क्या हो जाता है, तो इतने पास अपने, इतने पास अपने। इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना होती है अमन का राग। दूसरी रचना है अमन का राग। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि जो शमशेर बहादुर सिंह है ये किस काल के कवि हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नई कविता के हैं। और दूसरी बात कि इनकी रचना क्या है, तो ये इतने पास अपने और अमन का राग, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे देखिए इसमें अगले रचनाकार का नाम आता है शकुंतला माथुर। अगले रचनाकार का नाम आ जाता है शकुंतला माथुर। इनकी रचना कौन कौन सी है, तो इनकी रचना होती दोपहरी, दोपहरी और इसके बाद में चांदनी और चूनर, चांदनी और चूनर, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चांदनी और चूनर किसकी रचना है या फिर शकुंतला माथुर की रचना का नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम आ जाता है हरि नारायण व्यास। अगले रचनाकार का नाम आता है हरि नारायण व्यास। और जो हरि नारायण व्यास होते हैं इनकी रचना कौन कौन सी हो जाती है, तो देखिए इसमें एक नसीला चांद, इनकी जो रचना है उनकी रचना का नाम है एक नसीला चांद। इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना होती है उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल। ठीक है, उठे बादल झुके बादल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरि नारायण व्यास की रचना कौन सी है, या उल्टा पूछ सकता है कि एक नसीला चांद किसकी रचना है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए इसमें, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी रचना का नाम क्या है, तो देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे पहला आ जाता है खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी रचना है पहली। इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना का नाम आता है जंगल का दर्द। दूसरी रचना क्या है, तो जंगल का दर्द इनकी रचना है। फिर इसके बाद में काठ की घंटियाँ, काठ की घंटियाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उल्टा पूछा जा सकता है कि खूंटियों पर टंगे लोग यह किसकी रचना है, या यूँ पूछ सकता है कि जंगल का दर्द किसकी रचना है, या काठ की घंटियाँ यह किसकी रचना है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम देखिए, ये अगले कवि जो बहुत प्रसिद्ध हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगले कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम आपको ध्यान रखना होगा सतपुड़ा के घने जंगल। इनकी जो रचना है वह है सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल। इसके बाद फिर अगली इनकी रचना आ जाती है कालजयी, कालजयी
और इसके बाद फिर गीत फरोश, और फिर गीत फरोश, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। एग्जाम में आपसे ये सतपुड़ा के घने जंगल ये रचना बार बार पूछी जाती है, तो ये आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नई कविता के जो प्रमुख कवि होते हैं उनका नाम और उनकी रचनाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर आगे अपन देखते हैं जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन होता है, तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में प्रकाशन हुआ। फिर उसके बाद में जो चौथा तार सप्तक था उसका प्रकाशन 1979 में प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नई कविता अभी तक वर्तमान में चल रही है या अभी तक प्रचलन में है। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नई कविता का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है और नई कविता के टॉपिक के साथ साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारी जो हिंदी है तो हिंदी यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए कल्याणी आईएएस अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको परीक्षा में सफलता अवश्य दिलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।